ईरान पर बड़ा हमला कर सकती है। पेंटागन में ईरान पर फाइनल प्रहार का प्लान भी तैयार हो गया है। ईरानी सेना युवा प्रदर्शनकारियों को शांत करने में नाकाम हो रही है और शरिया कानून की बंदिशों और आर्थिक संकट में फंसे लोगों को क्या कल की अवतार ही मुक्ति दिलवाएंगे? क्या 18 दिन से जल रहे ईरान का सिर्फ कल की भगवान ही समाधान करेंगे? इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या स्थितियां इस वक्त ईरान में बनती नजर आ रही हैं और इन स्थितियों के बीच अगला कदम अमेरिका का क्या हो सकता है और अमेरिका के अगले कदम के साथ साथ ईरान किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ईरान ने भी ये साफ कर दिया है, ईरान ने भी ये क्लियर कर दिया है कि अगर हमला हमारे ऊपर हुआ तो हम भी हमला करेंगे, जवाब देंगे। ईरान के निर्वाचित क्राउन प्रिंस राजा पहलवी ने सेना और जनता को क्या संदेश दिया है वो सुनिए आप। همیهنانم همانطور که در پیام قبلیم به شما گفتم صدای شما و شجاعت شما را جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن بلکه دارن اکنون اقدام میکنن. قاعدتا تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه رو همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکنه. بعد از این همه کشتار اخیر یک دریا خون بین ما و این رژیم هست. یادداشت کنید اسامی این جنایتکاران رو. یه روزی به سزای اعمالشون خواهند رسید. و اما پیام ویژه‌ای دارم به پرسنل ارتش. شما ارتش ملی ایران هستید، نه ارتش جمهوری اسلامی. तो आपने सुना किस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया है और दूसरी ओर ईरान जल रहा है और कल के किस तरीके से समाधान करेंगे वो आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 2022 में आंदोलन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है और महिलाओं के मुद्दे से यह आंदोलन शुरू हुआ, शरिया कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। आर्थिक मुद्दों पर दिसंबर 2025 में विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां शरिया कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है, लगातार ये प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। आर्थिक मुद्दों पर दिसंबर 2025 में विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हुआ था, ये विरोध देखने को मिला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की गिरावट एक बड़ा मुद्दा यहां पर बना विरोध का, जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे। ईरान के पश्चिम वाले गरीब इलाकों में आंदोलन जो है वो तेज हो गया। आप समझिए किस तरीके से ईरान में प्रदर्शन हो रहा है। खामेनेई को शासन से हटाने की मांग लगातार की जा रही है, हटाया जाए। सड़कों पर तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। तो आप समझिए किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई नजर आ रही है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जो जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ ज्योतिष आचार्य सैवी से जुड़ी हुई हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं सैवी जी आपसे करना चाहूंगा। सैवी जी, अगर बात यहां कल के अवतार को लेकर करें तो जहां युद्ध की स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं, तो इन युद्ध की स्थितियों के बीच कल की अवतार का भी जिक्र किया जा रहा है। वेदों में, पुराणों में, इतिहास में क्या कुछ लिखा गया है कल की अवतार को लेकर? जी बिल्कुल। देखिए, कल के अवतार की जब हम बात करते हैं तो भगवान का कोई भी अवतार तभी आता है जब प्रलय या जब कोई भी बुरी चीजें जो है वो अपनी चरम सीमा पर होती है। जी तो कलयुग में कल की अवतार का अवतरण होगा संभल नगर में। ऐसा जो है वो कई सारे हमारे वेद शास्त्र पुराणों में इसका जिक्र जो है वो किया जा चुका जी है ऑलरेडी। लेकिन अगर हम अभी बात करते हैं तो अभी कलयुग के सिर्फ 5200 कुछ वर्ष जो हैं वो ही बीते हैं। अभी काफी लंबा समय जो है कल की अवतार के अवतरित होने में अभी बाकी है। लेकिन पाप चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है और हर जगह आप देख रहे हैं कि देश विदेश में कैसे विद्रोह की, परेशानियों की जो स्थिति है वो बनी हुई है। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ग्रहों के नजरिए से, क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर ये समझना जरूरी है कि ग्रह नक्षत्र किस तरीके से गोचर कर रहे हैं या ट्रांजिट कर रहे हैं, कि सिर्फ भारत ही नहीं विश्व भर में जो तनाव की स्थितियां हैं वो नजर आ रही हैं। विश्व युद्ध की बार बार जिक्र उठता है कि विश्व युद्ध हो सकता है, विश्व भर में प्रलय आ सकती है। बहुत सारे लोग जो है वो, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं।
अभी आप देखिए रशिया यूक्रेन की जो वॉर है वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। लगता है कि थोड़ा सा नजदीक पहुंचेंगे भी अगर कहीं ना कहीं बातचीत के, तो फिर कोई ऐसी चीज हो जाती है जो उन्हें उस चीज से दूर ले जाती है। सिमिलरली ईरान इजराइल अमेरिका का जो अभी युद्ध की स्थितियां हैं वो काफी गंभीर नजर आ रही हैं। भारत चाइना के रिश्ते हो गए, भारत पाकिस्तान के रिश्ते हो गए, इन सभी जगहों पर तनाव की स्थितियां जो है वो बनी ही रही हैं। और आने वाले समय में हो सकता है कि भारत का बांग्लादेश के साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो स्थितियां हैं वो गंभीर होती हुई नजर आएंगी। अब हम बात करते हैं अगर विश्व युद्ध की। देखिए विश्व युद्ध वन जब हुआ था 1914 टू 1918 के बीच में, उस समय के दौरान जुपिटर जो थे वो रेट्रो थे, अतिचारी थे, जैसे जी कि इस समय चल रहे हैं। जी और राहु अपने स्व नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहा था। सेकेंड विश्व युद्ध की अगर हम बात करते हैं 1939 टू 1945 में, इसमें भी राहु अपने स्व नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और अतिचारी भी था जुपिटर और रेट्रो भी था जैसे इस समय चल रहे हैं। और शनि मीन राशि में रेट्रो होके गोचर कर रहे थे, जो कि इस समय की स्थितियां जो है वो एग्जैक्टली सेम बन रही हैं ग्रहों और नक्षत्रों की अगर हम बात करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि बहुत सारी जगहों पर मास में लड़ाई झगड़े विद्रोह जेंजी आंदोलन, इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको जी देखने को मिलती जी हैं। शतभिषा से राहु का गोचर और शनि का मीन राशि से जो गोचर माना गया है, शनि का मीन राशि से गोचर मास डिस्ट्रक्शन को दिखाता है। और राहु क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारक ग्रह माने गए हैं, इसीलिए इस समय के दौरान आप देखेंगे न्यूक्लियर वॉर्स की बात बार बार होती है। डी न्यूक्लियराइजेशन को लेकर काफी सारे कुछ जो एक कानून है वो आ सकते हैं एआई को लेकर, या फिर काफी सारी कंट्रीज में एप्स का बैन लग जाना, जी इंटरनेट की सेवाएं स्थगित कर दी जाना। जी इस तरीके के जो विद्रोह है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको आने वाले समय में अभी काफी सारी देखने बिल्कुल। को मतलब मिल। सहवे जी, अगर कल के अवतार को लेकर बात करें, जिस तरीके से आपने भी जानकारियों में साझा किया कि स्थितियां परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन एक रिएक्शन इसमें सहगल साहब का लेना चाहूंगा। आप सर, जो ये युद्ध की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, इन युद्ध की स्थितियों को आप किस तरीके से देखते हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट? क्योंकि जहां एक और लगातार जो आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, खामेनेई कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, दूसरी ओर अमेरिका ने साफ तौर पर यह कह दिया कि मदद किसी भी वक्त पहुंचती होगी। देखो, इस समय ईरान में स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक और गंभीर है। पूरी दुनिया की नज़र ईरान के ऊपर है। जी विरोध है, विरोध कम होने का नाम नहीं दे रहा। तो जहाँ तक खमेनी है वो किसी प्रकार से सत्ता से हटना नहीं चाहते, बड़े पैमाने पर लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कम से कम 3,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कुछ आंकड़े कह रहे हैं कि 12,000 से ज़्यादा मार चुके हैं। अगर आपको याद है, डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 10 दिन पहले कहा था कि हम लोडेड हैं और लॉक्ड हैं, और अगर प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली चलाई गई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने 10 दिन के बाद में दोबारा कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों के ऊपर जुल्म ढाए गए तो हम बड़े पैमाने पर पनिश करेंगे और ऐसी सजा देंगे जिसका आपको अनुमान भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखो 48 आवर्स के बाद में उन्होंने कहा कि वो फ्रीडम की आज़ादी मांग रहे हैं, और आज़ादी और प्रदर्शनकारियों को कहा कि आप अपना जो है प्रदर्शनकारी अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की और इंस्टीट्यूशन के ऊपर कब्जा कीजिए, ऑन द वे। लेकिन वास्तव में ईरान वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला के पास, लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला के पास सबसे बड़ी मिलिट्री थी, लेकिन ईरान जो है, इसके बावजूद कि 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी इसराइल और अमेरिका के साथ में, उसमें काफ़ी डिग्रेडेशन हुई थी। उसके बाद भी ईरान जो है मिडिल ईस्ट में तकरीबन सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है। उसके काफ़ी ज़्यादा क्षमता है अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए। अमेरिका का जो बेड़ा है मिडिल ईस्ट उधर मेडिटेरेनियन और रेड सी में, उसको बर्बाद कर सकता है, बड़े स्ट्रेट ऑफ हरमुज को बंद कर सकता है। अमेरिका के 9 बेसेस जो है मिलिट्री बेसेस है उनको बर्बाद कर सकता है। सऊदी अरेबिया के जो ऑयल डम्प्स हैं, ऑयल इंस्टॉलेशन है, कतार के ऑयल इंस्टॉलेशन है, यूएई की ऑयल इंस्टॉलेशन है, उनके ऊपर हमला कर सकता है। और जी जहाँ तक रशिया और चाइना का ताल्लुक है, रशिया ने उनको हाइपरसोनिक मिसाइल दी है जिनका वो इस्तेमाल करेगा। ऐसे में, और जब वेनेजुएला के ऊपर हमला किया था तो 4 महीने से तैयारी हो रही थी। जी 4 महीने से तैयारी हो रही थी। यहाँ पर उस माफी की तैयारी नहीं है। क्या वास्तव में ट्रंप जो है जल्द कुछ कार्रवाई करेंगे? इज ह्यूज क्वेश्चन मार्क। और अगर करते हैं तो कितने पैमाने पर उनको सक्सेस मिलेगी, या मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े पैमाने पर एक किस्म से भूचाल आ जाएगा, पूरी कंट्रीज में लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाएंगी,
जिसका असर पूरी दुनिया को होगा, हिंदुस्तान को भी बहुत ज़बरदस्त असर होगा। हिंदुस्तान का बहुत बड़े पैमाने पर डायस्पोरा है, जो मिलियंस और लोग वहाँ काम करते हैं। बहुत ज़्यादा एफडीआई हिंदुस्तान के आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद हो जाए तो हिंदुस्तान का 50 to 60% जो ऑयल और गैस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बीच में आता है, हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जी ऐसे में पूरी दुनिया चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से पीस के माध्यम से कुछ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी पर। अगर आपने जिक्र किया 1979 में इसी माफी की बगावत हुई थी, जब शाह को ईरान छोड़ना पड़ा था। इजिप्ट में उन्होंने शरण ली थी, 1980 में डेथ हो गई थी। जी उनका जो बेटा है जिसको ग्रूम किया जा रहा था, वो पिछले 5 दशकों से अमेरिका में रह रहा है। अभी वो चाहता है कि वो वापस ईरान में आए और सत्ता को संभाले। बिल्कुल कुछ लोगों की डिमांड भी उसके लिए है, लेकिन अमेरिका शायद उससे इतना प्रभावित नहीं है, ना ही किसी और से इतना प्रभावित है। जी जी ऐसे में वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर वहाँ सत्ता बिल्कुल हट सर, जाती। मतलब जिस तरीके से जो आप बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, इससे ये साफ तौर पर समझा जाए कि जो स्थितियां बड़ी तनावपूर्ण बनी रहने वाली हैं और वैश्विक हालात सुधरते नजर नहीं आएंगे। और मैं सैवी जी का रुख करूंगा एक बार फिर से। सैवी जी, अगर जिस तरीके से हम यहाँ पर कल के अवतार को लेकर भी पहले चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अगर मैं थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करूं 2026 को, क्योंकि हम लोग पहले भी बातचीत करें, हमने कई शोज जो है साथ में किए, उस वक्त 2026 को लेकर हम बात कर रहे थे। तो 2026 में सैवी जी जिस तरीके से कहा गया कि महायुद्ध देखने को मिलेगा, वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगी, महामारी देखने को मिलेगी, क्या ये उसकी शुरुआत है और उसका अंत कल की अवतार से होगा? बिल्कुल, ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि अभी की जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, जैसे कि जी मैंने पहले बताया अभिषेक जी, कि यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर सिनारियोज जो है वो नजर आते हैं। देखिए, हम ग्रहों के गोचर और उनका जो प्रभाव है उसे किसी भी प्रकार से हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति पर या एक कंट्री पर ही नहीं होता है, विश्व भर में होता है। जब सूर्य चमकता है तो सबको उतनी ही रोशनी, उतना ही प्रकाश देता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों। इसीलिए अब जब ग्रहों का गोचर होता है तो उस देश की इंडिविजुअल कुंडली पर और उस देश का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर उसका जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा गंभीर तरीके से पड़ता है। ये मेदिनी ज्योतिष का हिस्सा माना जाता है। अभी की आप देखिए, अगर हम, क्योंकि बार बार अमेरिका का ही जिक्र होता है, आप देखिए अमेरिका कभी भी डायरेक्टली आके बड़ी नेशन से फाइट नहीं करता है। और जैसे अभी मेरे फेलो पैनलिस्ट सर बता ही रहे थे कि इस समय के दौरान भी अमेरिका अगर ईरान से भी वॉर पे जा रहा है तो ईरान इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, या कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके पास अपनी खुद की मिलिट्री कैपेसिटी या क्षमता नहीं है। तो इस समय के दौरान जो स्थितियां बनेंगी, कोई भी कंट्री जो है वो पीछे हार मानने को रेडी नहीं होगी, जो मास डिस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। दो चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। इस समय के दौरान अमेरिका जो है वो 2 रेट्रो प्लैनेट्स की दशा से प्रभावित हो रहा है, जो कि है बुध की दशा और साथ में राहु की अंतरदशा। ये दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं ये रेट्रो चल रहे हैं। बुध उनकी अपनी कुंडली में रेट्रो है अष्टम भाव में, जो कि गुप्त रणनीतियों का भाव माना जाता है और इंस्टेबिलिटी को दर्शाता है, क्योंकि ये आपकी मानसिक सोच को प्रभावित करता है। तो इसीलिए इस समय के दौरान अमेरिका के जो निर्णय हैं वो खुद ही उन पे टिक नहीं पाते हैं। दूसरी चीज, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो उनकी कुंडली में भी अगर हम बात करते हैं तो उनके 12वें भाव, जो कि लॉस का भाव माना गया है, वहां पे शुक्र और शनि प्लेस्ड है और साथ में गुरु जो है वो रेट्रो है। इनके लिए भी रेट्रो गुरु और शुक्र शनि के जो हम कहते हैं कि व्यय के भाव की जो दशा है वो चल रही है। तो ना इनका निर्णय लेना जो है इस समय के दौरान सही है, ना अमेरिका की टेरेस्ट्रियल बात करें विश्व पटल पर भी अमेरिका की इस समय के दौरान अब से ऑनवर्ड्स जो दशाएं आ रही हैं अमेरिका की बैक टू बैक, आप देखेंगे आने वाले 5 से 7 साल के अंदर विश्व पटल पर जो पहले अमेरिका का होल्ड था वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरी चीज, इस समय के दौरान डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो उनके खुद के ही देश के जो लोग हैं, उनके खुद की अंदर गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो उनका विद्रोह करेंगे। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं विश्व भर में आप देखेंगे कि जो तनाव की स्थितियां हैं वो बनती हुई ही ज्यादा आपको नजर आएंगी। भारत, अगर हम यहाँ पे बात करें, भारत इस समय क्योंकि अपने आप में एक शुभ दशा से प्रभावित हो रहा है, उस से आप देखेंगे कि हमारी मिलिट्री कैपेसिटी जो है वो बेटर होगी, हमारे निर्णय जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे
और कहीं ना कहीं भारत इस समय के दौरान एक ऐसे लीडर के तौर पर निकल कर आएगा जो कहीं ना कहीं बाकी देशों के बीच में एक सुलह कराने का, या फिर जो बाकी बिल्कुल कंट्रीज हैं बिल्कुल भारत सैवी जी, आज आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारत को इसी निगाह से पूरा विश्व जो है इस वक्त देख रहा है। दूसरी ओर सहगल साहब, जिस तरीके से आपने अमेरिका का भी जिक्र किया, अगर बात यहाँ इजराइल को लेकर करें, ईरान को लेकर करें, तो इजराइल जो है वो भी लगातार ईरान के ऊपर नजर बनाए हुए है। ऐसे में सहगल साहब, क्या ईरान के द्वारा कोई डायरेक्ट अटैक किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि ईरान ऐसी स्थिति में इस वक्त है? देखो, अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है तो जी वास्तव में डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा। वो डायरेक्ट अटैक अमेरिका खुद करता है, या अमेरिका और इसराइल मिलकर करते हैं, या अमेरिका, इसराइल और ब्रिटेन मिलकर करते हैं। अगर आप देखो, यूरोपियन यूनियन जो है, चाहे उनके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस ओपिनियन है जी ट्रम्प के साथ में, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने भी कंडेम किया है बड़े पैमाने पर ये जो किलिंग्स हो रही हैं। इन किलिंग्स को अभी दुनिया में सब कंडेम कर रहे हैं, जी लेकिन बहुत बेरहमी से वहाँ पे IRGC जो है उसकी लगभग नफरी 2 लाख है। वो एक प्राइवेट आर्मी बनाई गई है जिसका केवल मकसद था कि ईरानी आयतुल्लाह को कायम रखना। उनको काफ़ी से ज़्यादा पर्क्स दिए जाते हैं, और वो साफ तौर पे जानते हैं अगर आयतुल्लाह खमैनी चले जाते हैं तो IRGC के जितने भी लोग हैं उनकी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। अपनी अहमियत को कायम रखने के लिए वो बड़े पैमाने पर लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। कहा जाए, रूफ टॉप्स के ऊपर स्नाइपर्स खड़े हैं, चुन चुन के लोगों को मार रहे हैं, ऑटोमेटिक्स के साथ सुप्रेसिव फायर कर रहे हैं, और लोग इतने बड़े पैमाने पर ढेर ढेर हो जा रहे हैं। उनको सिर में गोली मारी जा रही है, उनके हार्ट में गोली मारी जा रही है, उनकी आंख में गोली मारी जा रही है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप फायर कर रहे हो विथ अ व्यू टू किल, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी जो है पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। उसके बावजूद भी उस माफी की आग भड़क रही है। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल तो शुरू से ही कह रहा है कि इसराइल कि जो ईरान है उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। वो कह रहा है कि ईरान ने अभी भी अपनी कोशिश बंद की अपने न्यूक्लियर हथियारों को बनाने के लिए। ऐसे में वो तो ताड़ में रहता है कि कब अमेरिका उसके साथ ज्वाइन करे और मिलजुल कर कार्रवाई करे। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका जो है 3 चीज़ों के लिए ईरान से बहुत नाराज़ है। एक उसका न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर, दूसरा उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर, और तीसरा बहुत बड़े पैमाने पर वो रशिया और चाइना की गोद में चला गया है। लेकिन इस लड़ाई में अगर होती है तो ना तो रशिया न चाइना कोई उसको बचा नहीं सकेंगे। अगर जैसे देखो, कई लाख तकरीबन 9.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वॉल्वमेंट थी, इन्वेस्टमेंट थी जी चाइना की वेनेजुला के अंदर, लेकिन चाइना किसी प्रकार से वेनेजुला का के साथ खड़ा नहीं हो सका। सबसे जी बड़ा जो नुकसान हुआ है वो चाइना को हुआ है। इधर भी बिल्कुल जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। बिल्कुल सहगल साहब, इस बीच ईरान का अगला कदम क्या होगा उस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि खामेनेई लगातार शांत है, लेकिन दावे वो जरूर कर रहे हैं कि हम हमले करेंगे। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका ने भी